तो इस टॉपिक पे लास्ट लेक्चर है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो रहा है आपके सामने। द वर्ड एक्चुअरीज का किससे रिलेटेड है? तो देखो, पेंशन या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एज ए प्रोफेशनल होते हैं, जो पेंशन और इंश्योरेंस से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं, उनको एक्चुअरीज बोला जाता है। करेक्ट जवाब है इंश्योरेंस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या है? प्रोफेशनल है जो यूज करते हैं उनका मैथमेटिकल, स्टैटिकल और फाइनेंशियल स्किल मेजर और मैनेज करने के लिए रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट, स्पेशली दोज रिलेटेड टू इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम। ठीक है। अगला, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक के लिए वो एसेट है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट टू फार्मर, बिल्कुल, अगर वो क्रेडिट दे रहा मतलब वो उसका एसेट है। डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का पैसा है तो उसके लिए एसेट नहीं लाइबिलिटीज है। बोरिंग फ्रॉम दी आरबीआई, बोरो कर रहा तो मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंडस्ट्री, ये भी क्या पैसे उसके पास आ रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट कर रहा कोई तो वो अपने पैसे दे रहा उसके लिए, तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो क्रेडिट या फिर एसेट कौन सा होगा? जो वो पैसे देगा फार्मर्स को, क्रेडिट टू फार्मर्स, है ना। नेक्स्ट है, बाकी सारी चीजें बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी आरबीआई? आरबीआई के बारे में करेक्ट नहीं है ना, नॉट करेक्ट। पहला, ये इशू करता है ऑल टाइप ऑफ करेंसी एंड नोट्स, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि ऑल टाइप बोल दिया ना। देखो ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वाइन है, क्वाइंस और 1 रुपीज का नोट, 1 रुपीज का नोट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और बाकी जितने भी करेंसी है, मतलब जितने भी नोट बचे, वो सारा कुछ आरबीआई करता है। तो पहला ही गलत हो गया। अगला, इट फंक्शन इज अ ब्रांच बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। इट इज अ बैंकर्स बैंक, एकदम सही है। और इट एक्सचेंजेस फॉरेन करेंसी, ये भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला ही गलत है, वही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट है कि द टर्म प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी अप्लाई होता है चारों में से किस पे? तो देखो, प्लास्टिक मनी जो है, क्रेडिट कार्ड मेनली इशू बाय द बैंक को प्लास्टिक मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड। तो प्लास्टिक मनी रिफर टू हार्ड प्लास्टिक कार्ड जो यूज करते हैं एवरी डे इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट। फॉर एग्जांपल, एटीएम कार्ड लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड कार्ड है जो एक्ट करता है प्लास्टिक मनी एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरआरबीज? आरआरबी का फंक्शन नहीं है। प्रोवाइड करना क्रेडिट टू स्मॉल मार्जिनलाइज फार्मर, बिल्कुल है। अगला, प्रोवाइड करना क्रेडिट कॉमन पीपल इन रूरल एरिया, ये भी है। टू सप्लीमेंट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ये भी है। टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि रीफाइनेंस का काम, ये सारा काम किसको दिया गया? नाबार्ड को, है ना। नाबार्ड कब हुआ था जरा बताओ आप। तो बता ही दिया मैंने, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बाकी आरआरबीज का क्या फंक्शन है वो सारा कुछ यहाँ पे लिस्ट मैंने दे दिया। वही सारी चीजें जो ऊपर है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को लोन क्रेडिट देंगे, कॉमन पीपल को देंगे, कमर्शियल बैंक को सप्लीमेंट करेंगे, और मनरेगा के जो वेजेस है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? आरआरबीज। वहीं पे एग्रीकल्चर रिफाइंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है किसको? नाबार्ड। ठीक है। अगला है, इन इंडिया करेंसी नोट्स इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन। करेंसी नोट्स इशू सिस्टम किस पे बेस्ड है? वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे बेस्ड है। ये क्या होता है समझते हैं। अंडर दिस पॉलिसी मिनिमम रिजर्व टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, और ये कंसिस्ट करना चाहिए 200 करोड़। आउट ऑफ दिस 200 करोड़ में से जो वैल्यू ऑफ गोल्ड है वो लगभग 115 करोड़ होना चाहिए, और बाकी फॉरेन, है ना, फॉरेन वैल्यू। मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन कब? 1956 में रिप्लेस किया इसने प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जो फॉलो किया जाता था पहले। इंडिया में बात किया जाए, करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपीज का नोट और बाकी सारे कॉइन्स। ये कौन से एक्ट के अंडर है? कॉइनेज एक्ट ऑफ 1909 के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट और बाकी कॉइन्स जो है मिंट कर सकती है। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेकुलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज? स्पेकुलेटर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। स्पेकुलेटर मतलब जो आस लगाए बैठते हैं कि मार्केट डाउन जाएगा, अप जाएगा। तो देखो, बुल, बियर और स्टेक है, तीनों के तीनों स्पेकुलेटर हैं, बट ब्रोकर जो है वो स्पेकुलेटर नहीं है। ठीक है। वो क्या है? एक लिंक है बिटवीन इंडिविजुअल फर्म और इंटरमीडिएटरी है बिटवीन इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एक्सचेंज। ठीक है। अब बुल कौन होता है? जो पॉजिटिव रहता है मार्केट को लेकर, है ना, वो हमेशा इन्वेस्ट करते जाता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, उसको बुल बोला जाता है। वहीं पे बियर क्या है? वो चाहता है कि कितना जल्दी वो डिस्पोज कर दे जो उसके पास सिक्योरिटी है, सच दैट उसको लॉस ना हो। ठीक है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क करता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क करता है किस लेवल पे? तो करेक्ट जवाब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर कोऑपरेटिव
दैट आर एस्टेब्लिश एंड मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विस किसको, रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन को अक्रॉस द कंट्री, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम करते हैं। और सीसीबीज के बारे में कुछ और डिटेल, दे आर सुपरवाइज बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। प्रोवाइड करते हैं सर्विस जैसे कि डिपॉजिट्स, लोन और अदर बैंकिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। दे ऑल्सो प्रमोट फाइनेंशियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस और इनपुट सप्लाई सर्विसेज। द वर्किंग कैपिटल फॉर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज प्राइमरली रेज फ्रॉम द इंडिविजुअल फंड, डिपॉजिट्स, बोरोइंग एक्सेट्रा। अगला बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि गोरे वाला कमेटी इस रिकमेंडेशन पे बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सही बात है, फैक्चुअली करेक्ट है। 6 कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980, एकदम सही है। और 14 कब हुए थे, 19 जुलाई 1969 में 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए थे। फिर आगे चल के 1980 में 6 और कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया था, किसने, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। हाँ, पहला क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको, और दूसरा मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोला ऑल बिजनेसमैन मेक प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस हाइक। नहीं, अगर प्राइस हाइक हो रहा तो सारे बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाते हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ लॉसेस भी होता है, किसी को प्रॉफिट भी होता है। अगला है कस्टमर हैज टू कर्टेल हिज नीड्स ड्यू टू प्राइस हाइक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो उसको अपनी नीड्स जो है उसको लिमिट करनी होती है, कर्टेल करनी होती है। तो दूसरा सही, पहला गलत। ठीक है, देखो प्राइस हाइक इज अ सडन या फिर लार्ज इंक्रीज इन प्राइसेस, रेट्स, टैक्सेस या क्वांटिटीज। कुछ बिजनेसमैन प्रॉफिट बनाते हैं ड्यू टू प्राइस हाइक, और कुछ बिजनेसमैन लॉसेस भी झेलते हैं। एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, द बिजनेसमैन विल मेक प्रॉफिट। व्हेन देयर इज प्राइस हाइक इन द इकोनॉमी, कस्टमर हैज टू बियर द प्राइस। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है ना, डेली बेसिस पे आप भी इस पे एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब प्राइस बहुत चीज महंगी हो जाती है तो हमें बहुत सारी चीजों पे, अपने डिजायर पे, नीड्स पे कंट्रोल करना होता है। अगला है प्रोविडेंट फंड इन इंडिया क्या है। तो देखो प्रोविडेंट फंड इंडिया क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग है। कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग क्या होता है, जिसमें आप वादा करते हो कि हर महीने कुछ ना कुछ आप डिपॉजिट करोगे और एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, इतना जो भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग बोलते हैं। इन्वॉल्व एग्रीमेंट बिटवीन द सेवर ऑन द प्रोवाइडर, जहाँ पे सेवर एग्री करता है डिपॉजिट करना है एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और रिसीव करता है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या फिर बेनिफिट मेच्योरिटी पे या फिर विड्रॉल पे। प्रोविडेंट फंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्चुअल सेविंग है, क्यों, क्योंकि इन्वॉल्व करता है मैंडेटरी डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर सैलरी, और प्रोवाइड करता है गारंटी इंटरेस्ट रेट या फिर बेनिफिट कब, रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर जब भी आप एग्जिट करते हो। अगला है और कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन। तो एक कंपनी जो है डिविडेंड्स किस पे डिक्लेयर करती है, अगर आपने कोई शेयर वगैरह ले रखा है तो आपको पता है कि जितना आपने सब्सक्राइब किया है, कैपिटल सब्सक्राइब शेयर किया है, उसी पे आपको डिविडेंड मिलता है। करेक्ट जवाब हो जाएगा किस पे करता है, सब्सक्राइब कैपिटल पे। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ द टर्म डिविडेंड इज डिफाइंड इन ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है जहाँ पे एक फिक्स रेट या फिर अदरवाइज। डिविडेंड क्या है, रिटर्न है शेयर कैपिटल सब्सक्राइब फॉर एंड पेड टू इट शेयर होल्डर बाय अ कंपनी। अगला है कि व्हेन अ टोटल प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। तो टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम या कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, और जब एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट तो एवरेज प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, क्या हो गया, मैक्सिमम पे। इसको ऐसे समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो पहले टोटल प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है विथ अ डिक्रीजिंग रेट, वहां पे क्या था, इंक्रीजिंग रेट था, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। और जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, और जब टोटल प्रोडक्ट नीचे गिरेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर टोटल प्रोजेक्ट मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, और टोटल प्रोडक्ट अगर घट रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा। बस इतना ध्यान रखो, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। अगला है डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग डन बाई। तो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग जो है लेट बैंक के अंदर एक स्कीम आई थी, जो ये बोलता है कि आप कोऑर्डिनेट करो एफर्ट्स ऑफ बैंक गवर्नमेंट
मतलब इसने कहा कि कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर स्टेक होल्डर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटाइज सेक्टर इन रूरल एरियाज। इस स्कीम में हर एक डिस्ट्रिक्ट को असाइन किया गया एक लीड बैंक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान इन कंसल्टेशन विद द अदर बैंक्स और स्टेक होल्डर। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान रिफ्लेक्ट करता है पोटेंशियल एंड द क्रेडिट नीड्स ऑफ द वेरियस सेक्टर्स और एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सर्व एज अ गाइड फॉर बैंक्स टू अचीव देयर टारगेट्स। बस इतना ही क्वेश्चन थे, छोटा सा ही लेक्चर था। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। तो आज के लिए कोट है कि द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग्स, ही इज द वन दैट गेट्स पीपल टू डू द ग्रेटेस्ट थिंग। मतलब कोई चीज़ अचीव करना है ना, उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जितना कि आप लोगों को इंस्पायर कर पाओ कि और उससे भी ज़्यादा अचीव कर पाए। तो इसलिए एक अच्छा लीडर, एक महान लीडर वो होता है जो महान काम नहीं करता बल्कि लोगों को इंस्पायर करता है महान काम करने के लिए। तो होपफुली ये कोट अच्छा लगा हो आपको, साथ में आपने सीखा भी हो इससे। तो इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप एक अच्छा लीडर बनते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।